नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मेरा थोड़ा-सा गला चोक है, तो इसलिए आवाज़ में दिक्कत हो सकती है। मुझे वैसे भी थोड़ा सूखा गले की प्रॉब्लम है, तो एक दिक्कत रहती है, लेकिन ये तो इधर 2-3 दिनों से ख़ासकर है। आज फिर ये हुआ कि नहीं, कोशिश की जाए आपसे बातचीत करने की। तो आज मुद्दा कलकत्ते से पहले शुरू हुआ था, लेकिन बाद में बदल गया। कलकत्ते में आप जानते हैं कि संदेशखाली नाम की एक जगह पे काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा किया है, राज्य के स्तर पर भी बड़ा किया है। मामला पहले लेफ्ट वालों ने उठाया था, लेकिन वो उनके पास उतनी ताकत नहीं थी हल्ला उसको बड़ा करने की। मीडिया वगैरह में उनको उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए वो मुद्दा बीजेपी के हाथ है। बीजेपी ने उसको काफ़ी मतलब मजबूती दी है और आज हाई कोर्ट ने उसमें आदेश किया है कि जो मुख्य अभियुक्त है इमरान शेख या कोई शेख नाम है उनका, उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो। और राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में वायदा किया है कि 1 हफ्ते के भीतर उनको वो गिरफ्तार कर लेंगी। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके पहले जो एफआईआर्स थी उसमें उनका नाम नहीं था। तो इस परिस्थिति में अब वहाँ एक नया डेवलपमेंट हो गया है और संदेशखाली का मुद्दा एक ज़रूरी मुद्दा राजनीति का बंगाल की राजनीति में हो गया है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे गैर ज़रूरी भी हो जाते हैं। एक ही समय या गैर ज़रूरी बने रहते हैं। इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया को कौन मैनेज कर सकता है और मुद्दों को मुद्दा कैसे बनाया जा सकता है, ये एक कला है, ये राजनीतिक आर्ट है। ये सबके पास नहीं है। ये संयोग से भारतीय जनता पार्टी के पास का कौशल आप कह सकते हैं, कॉपीराइट उनके पास है। वो जब चाहते हैं, जिस मुद्दे को चाहते हैं, उस मुद्दे को मुद्दा बना देते हैं और उन्होंने संदेशखाली को मुद्दा बना दिया। लेकिन हरियाणा में जो एक विपक्षी दल है, उसके प्रदेश अध्यक्ष की बहुत बर्बरता से दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई। नफे सिंह राठी नाम है उनका और उनकी हत्या करने वालों ने दिन दहाड़े उन पर दर्जनों गोलियां बरसाई। लोगों में ले जी जल्दी आओ भाई बड़ा फाटक तू क्या करे है हमको जाने साइड कर ले नतीजा क्या है कि वो मुद्दा नहीं बना। दिन दहाड़े हरियाणा राज्य में डबल इंजन की सरकार में एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष की दर्जनों गोली मारकर हत्या, कार में सवार अन्य लोग भी घायल, 3-3 सुरक्षा कर्मी थे वो भी घायल। और उसमें हम पाते हैं कि कोई इस तरह का मतलब हल्ला गुल्ला, जबकि दिल्ली से बहुत करीब का मामला था, नहीं हुआ। मथुरा में अभी आप वीडियो में देखेंगे कि जो दर्शनार्थी हैं बंगाल से आए हुए हैं, महिलाएं हैं उसमें, बच्चे हैं, उनके साथ एक पुलिस वाला दुर्व्यवहार कर रहा है कुछ घूस वूस लेने के लिए। कोई भी आता है वहां, इतना भ्रष्टाचार है पुलिस में, उत्तर प्रदेश में खासकर इतना ज्यादा है और इस लेवल का है कि उसको समझना मुश्किल है। ये आदमी मथुरा के अंदर आदमी ना गुंडागर्दी कर रहा है। मथुरा में एक दूसरी घटना में एक इसी तरह से एक दर्शनार्थी को पीटा गया, कुछ नहीं हुआ, कोई मुद्दा नहीं बना। ऐसे धार्मिक स्थलों पर इस तरह की बहुत सारी घटनाओं पर कोई भी हम ऐसी प्रतिक्रिया होते हुए नहीं पाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर घट रही है, आपको मालूम ही है कि प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में वहां की सबसे प्रमुख इस देश की एक यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के साथ क्या-क्या नहीं हुआ था और उस पूरे मुद्दे को किस तरह से गायब कर लिया गया, वो मीडिया में मुद्दा नहीं बना। तो कौन सी चीज कब मुद्दा कैसे बन पाएगी, किस आकार में जाएगी, कैसे उसके लिए शोर मचेगा, ये सब भी एक आर्ट है और ये आर्ट सबके पास इसको करने का कौशल नहीं है। आज संदेशखाली में इस बात को ताकत इसलिए भी मिली
कि पटना के एक पूर्व रिटायर्ड चीफ जस्टिस के नेतृत्व में 5-6 अन्य समाज सेवियों का प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली जाने के लिए निकला। उनको पुलिस ने रोका, 144 लगी होने के नाते एक फॉर्मल गिरफ्तारी भी हुई और उनको फिर एक कलकत्ते के थाने में कुछ देर रोक कर फिर बाद में डिटेन करके छोड़ दिया गया। तो इस तरह से मामले में किस तरह से ताकत दी जाए, किस तरह से उस स्वर को बड़ा किया जाए, ये भी एक राजनीतिक कौशल है और ये सबके पास नहीं होता। और जहाँ है, वहाँ उसकी आवाज़ की गूंज होती है, उसके राजनीतिक निहितार्थ और राजनीतिक असर भी होते हैं। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो बेरोज़गारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बेरोज़गारी की वजह से हमारे देश के करोड़ों नौजवान विभिन्न तरह से सड़कों पर हैं। राहुल गांधी के पास उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती एक मामले में आरक्षित जो एरिया है, उनके छात्रों के साथ भेदभाव होने को लेकर जो एक बहुत दिनों से आंदोलन चला रही युवकों की टीम है, उस टीम के कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी बात राहुल गांधी के जरिए बड़ी करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने उसे हाथों हाथ लिया। कोई भी राजनेता ऐसे मौके को लेगा और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। ये जो कागज है अपना उठा के दिखाओ इन लोगों को। इसमें क्या लिखा है, अच्छी तरह पढ़ो इसको। ओबीसी एससी शिक्षकों को नियुक्ति दो। सर हम 2 साल से इको गार्डन में लगातार। नहीं, तुम 2 साल से चक्कर काट रहे हो। सर थोड़ा घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है, घबराना नहीं है। मौर्य जी, आपको डरना नहीं है, आपको जाति जनगणना के लिए लड़ना है। ये आपके बच्चों का भविष्य नहीं हो सकता, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। उत्तर प्रदेश में ही और हरियाणा में हमने देखा कि बेरोजगारों के एक बहुत बड़े मेले लगे, जिनमें इसके लिए भर्ती हुई कि बहुत सारे लोग इज़राइल जैसे देश में जहां युद्ध चल रहा है और जहां खतरा है, जहां मिसाइलें छूट रही हैं, जहां हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जहां आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, वहां काम करने के लिए हमारे यहाँ लोग तैयार हैं। क्योंकि वहां उनको करीब $1200 से 1200 यूरो से 1500-1600 यूरो तक प्रति माह मिल सकता है, जो 1.25 लाख 1.5 लाख से 2 लाख तक जाता है। भारत में उनको 100 यूरो या $100 प्रति माह कमाने में भी मुश्किल होती है। तो इतना जब अंतर है, तो निश्चित तौर पर इस अपॉर्चुनिटी के लिए जान भी जोखिम में जाए तो लोग डालने को इच्छुक होंगे और लोग इच्छुक हैं। आपने देखे इन मेलों में कितनी भीड़ थी। यही वो वक़्त है जब हम ऐसी खबरें देखते हैं पूरी सीरीज़ में कि हमारे देश का देखिए नागरिकों से भरा हुआ एक जहाज पेरिस में रोक लिया जाता है। फ्रांस में रोक लिया जाता है, पेरिस में पर्टिकुलर नहीं, एक दूसरी जगह फ्रांस में रोक लिया जाता है और उसमें 300 से ज़्यादा भारतीय नागरिक पाए जाते हैं, जो एजेंटों द्वारा एक लैटिन अमेरिकी देश ले जाए जा रहे थे, निकारागुआ, और वहाँ से उन्हें एजेंट्स जो है किसी तरह से अमेरिका में दाखिल होने के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दाखिल कराने के लिए यहाँ ठेके लेते हैं। इस तरह की चार्टर्ड फ्लाइट्स में निकारागुआ, वेनेजुएला इत्यादि ऐसे देशों में ले जाते हैं। फिर वहाँ से उनको विभिन्न रूट से किसी तरह से बहुत कठिनाइयों से, उसमें कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, कई बार लोग घायल हो जाते हैं, कई बार अन्य तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन अमेरिका जाने के लिए लाखों रुपए यहाँ एजेंट्स को देकर और उसके बाद इस तरह का रिस्क लेके तमाम लोग बाल बच्चों समेत निकल जा रहे हैं देश से। ये क्यों हो रहा है? इसमें बहुत सारे लोग गुजराती थे, जो ये जहाज पकड़ा गया फ्रांस में। ज़्यादातर लोग इसमें गुजरात के थे और वाया दुबई गए थे। तो गुजरात, जिसे एक मॉडल स्टेट कहा जाता है, जिसका गुणगान करने से हमारे प्रधानमंत्री कभी मौका नहीं छोड़ते, जिसमें तमाम तरह के विकास के आंकड़े बताए जाते हैं जिसके बारे में, वहाँ से लोग भाग क्यों रहे हैं? ऐसी भी खबरें हैं, लगातार ही आती जाती रही हैं कि पिछले दौर में जब से कहा जा रहा है कि ये देश ने पुनर्जन्म लिया है 2014 में, लेकिन उसके बाद एक आंकड़े ने भी पुनर्जन्म लिया है और वो आंकड़ा है कि इसी दौरान भारत से अमेरिका में वहां बसने के लिए भागने वालों की जो संख्या है, वो दुगनी तिगुनी हो गई। लगातार इसकी रपटें 18 में इस तरह के एक अध्ययन में काफी डिटेल रिपोर्ट आई थी। अभी 22-23 में
रिपोर्ट है जो बता रही है कि ये 2-3 गुने से ज़्यादा है और इसमें सबसे ज़्यादा भारतीय लोग हैं, जो वहाँ जाके बसना चाह रहे हैं, यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। हम देखते ही हैं कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी के देशों में काम करता है, बहुत तरह के मीनियल काम करता है, हर तरह की मेहनत के काम करता है और उनके मनी ऑर्डर से हमारे देश के उत्तर भारत के बहुत हिस्सों में और देश के अन्य हिस्सों में भी मनी ऑर्डर इकोनॉमी से वो एक तरह से समाज चल रहे हैं, उनके घरों के खर्चे, चूल्हे जल रहे हैं, खर्चे चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है। ऑफ़िशियली तो हम 3 सवा 3 करोड़ लोगों को ही गिनते हैं जिनको एनआरआई या जो भारत के रहने वाले ऐसे नागरिक जो विदेशों में रहते हैं जिनके पास ओआईसी या एक कार्ड ओसीआई कार्ड होता है। तो इस तरह के लोग हमारे हैं। लेकिन हमें मालूम है कि इससे लगभग इतनी ही संख्या और भी है जो रिकॉर्ड्स पे नहीं है, लेकिन वो विदेशों में हमारे लिए काम कर रहे हैं। अपने लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए भी इसलिए कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में जो हमारी आय का स्रोत है, बाहरी मुद्रा जहाँ से आती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इन मेहनतकश लोगों की कमाई से आता है और हमारी अर्थव्यवस्था में वो अपना योगदान करता है। तो भारत से बाहर कमाने जाने वालों में अब एक नई खतरनाक संख्या और जुड़ गई है और वो इसलिए चर्चा में आई क्योंकि द हिंदू में ऐसी 2-3 स्टोरीज आई। उसी पर आज का ये मुद्दा है और वो ये है कि द हिंदू की खबर के अनुसार विजेता सिंह नाम की एक पत्रकार ने उसमें कई बार पिछले 2-3 हफ्तों से ये खबरें की हैं और अब वो खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो गई कि अब उसका संज्ञान भारत सरकार ने भी ले लिया है और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई है कि एक व्यक्ति की जान चली गई है। ये घटना ये है कि रोजगार की तलाश में निकले हमारे देशवासियों में से 100 के करीब लोगों को विभिन्न एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी करके रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उसमें रूस की ओर से लड़ने के लिए भर्ती करा दिया गया। ऐसे बहुत सारे नौजवान जिनकी उम्र 19 साल से 31-32 साल तक के भीतर है, ऐसे 100 के करीब नौजवानों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सब इस समय रूस की सीमा के आगे यूक्रेन में जहां रूस का नियंत्रण है उन क्षेत्रों में मोर्चे पर लगाए गए और उसमें से ही एक युवक जो एक गुजरात से गया हुआ युवक था। गुजरात के लोग औसतन सेना में नहीं मिलते, बहुत कम उनका हिस्सा है सेना में जाने की, उनकी कोई हम इस तरह की चीज नहीं देखते। लेकिन इस युवक की जिसकी मृत्यु हुई है ये गुजराती मूल का था और रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ते हुए मारा गया। इस युवक का नाम है हेमल अश्विन भाई मनगुकिया। मैं ठीक से गुजराती अंग्रेजी में चूंकि मेरे पास नाम आया है तो पता नहीं मैं ठीक से इसका उच्चारण कर पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन ये एक नाम है। ये 23 साल का युवा था और गुजरात से कुछ और दोस्तों के साथ ये भी रोजगार की तलाश में वहां गया था। कहा गया कि वहां सप्लाई वगैरह के काम में गैर सैनिक कार्यों में इसकी भर्ती होगी और 1.25 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक मिलेगा। सबको यही बताया जाता है, हर जगह विदेशों की उसमें कहीं कहीं मिलते हैं, ज्यादातर जगहों पर नहीं मिलते हैं ये पैसे। मंथली ये तनख्वाह बताई गई। ये सब लोग गए यहाँ से। अब इनके परिवारजनों ने पिछले 1.5 महीने से करीब हमारे भारतीय दूतावास वगैरह को लिखना शुरू किया था। वहाँ यहाँ सरकार को जहाँ जितना जो बोल सकते थे उन्होंने सूचनाएं दी कि साहब उनको धोखा देके मोर्चे पे भेज दिया गया है और वो लोग सैनिक कार्य के लिए न ट्रेंड है न उसके समर्थ है, वो खतरे में है। सरकार की ओर से संज्ञान ये ऐसी 2 रिपोर्ट्स विजेता सिंह की द हिंदू में आ चुकी थी लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। लेकिन अब जब एक व्यक्ति के मरने की खबर आ गई है, ये भी गुजराती मूल के व्यक्ति की, तब सरकार की ओर से सफाई आ रही है कि अगर उसके पास कोई शिकायत आएगी तो इसकी देखभाल करेगी और जो सूचना आई है उसकी वो जांच करा रही है। वो रूस की सरकार से बात कर रही है, वो अपने नागरिकों को चेतावनी दे रही है कि वहां ऐसे किसी मामले में किसी के बहकावे से न जाए। अब इत्यादि इत्यादि करके सरकार की बहुत सारी बातें आई, लेकिन ये सच्चाई है कि इस बीच कई रपट हैं। आप स्क्रीन पे देखेंगे कि तमाम अखबारों ने इसको कवर किया है और कई बार इसके पहले भी किया है, लेकिन तब
सरकारी स्तर पर हमने हस्तक्षेप नहीं देखा था। मृत्यु हो जाने की वजह से ये बात अब गंभीरता में शुमार की गई है। ये बहुत दुखद है। भारत उन देशों में से है जहाँ के एक्सपेट्रियाट्स जो हैं वो इस देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन कहीं अगर उनकी जान पे बन आए और इस तरह से वो धोखाधड़ी के शिकार हो, तो बिल्कुल ये उम्मीद करना जायज़ है, ज़रूरी है और बिल्कुल तार्किक है कि भारत की सरकार वहाँ उनकी मदद करती हुई नज़र आए। ऐसा अनेक बार हुआ है, भारत की सरकार मदद करती है, लेकिन इस मामले में अभी तक सक्रिय कार्रवाई होते हमें नहीं दिखी थी। इसलिए ये एक ज़िम्मेदारी के तौर पर लेना होगा और उस परिवार के लिए तो ज़रूर ही जिसके एक बच्चे की मृत्यु हुई है, अभी उसके शव का भी अता-पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल। चूँकि बताया जैसा गया कि एक मिसाइल हमले में उसकी मृत्यु हुई है और वो तब हुआ जैसे विवरण है उनके अनुसार कि जब वो एक ट्रेंच खोदने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, उसी समय ड्रोन से एक हमला हुआ और उस हमले में उसकी जान चली गई। तो उसका शव भी क्षत-विक्षत हो गया था और विभिन्न लाशों के साथ एक ट्रक में लादा गया था। उस समय तक की जानकारी उसके साथ जो बाकी हिंदुस्तानी थे उन्होंने दी है। उसमें से एक भारत लौट सका है। हम उनके चेहरे नहीं आपको दिखा रहे हैं, उनके कुछ चित्र हमारे पास हैं, लेकिन उन चेहरों को हमने ब्लर किया है चूँकि ये एक वैसे ही दुखद सूचना है और उनके लिए खतरा भी हो सकता है। अभी उसमें से कुछ लोगों के जो हम चित्र आपके सामने लगा रहे हैं, वो चूँकि ऐसे मौके पर हैं जो खतरनाक है, उनकी जान का जोखिम है और अभी उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई है। कानूनी भी स्थिति हमें नहीं पता है कि कहाँ किस कानून का इस क्रिया में उल्लंघन हो सकता है, इसलिए हमने उनके चेहरे ब्लर कर दिए हैं। इसके पहले भी जिन लोगों ने जहाँ इनको प्रकाशित किया है, ये सावधानी बरती है। हालाँकि अब जिस युवक की मृत्यु हो गई है, उसका चेहरा अब कई मीडिया प्रकाशनों में आ चुका है, तो उसका चेहरा हम भी लगा दे रहे हैं, जिसका मैंने नाम अभी आपको बताया। और उसके परिवार से भी बहुत से मीडिया संस्थानों ने बात की है, वो लोग बड़े दुःख में हैं। सरकार को चाहिए कि ज़िम्मेदारी लेकर उस सरकार उनको सांत्वना भी दे और उनको जो मदद ज़रूरी इस समय ऐसे मौके पर होती है, उसका अगर कोई व्यवस्था न हो तो नई व्यवस्था करके तत्काल उसमें हस्तक्षेप करें। ऐसे परिवारों को आप ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे उनके हाल पर। एक तो वो किसी एजेंट द्वारा ठगे गए, पता नहीं उसमें उन्होंने कितनी रकम खर्च की। इस तरह के मामलों में, विदेश ले जाए जाने वाले मामलों में मिनिमम 3-4 लाख रुपए से लेके 30-40 लाख और कई बार उससे भी ज़्यादा रुपए एजेंट लोग लूट लिया करते हैं। और तब ये लोग विदेश कथित तौर पर कमाने जा पाते हैं और उसके बाद अगर ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार बना दिए जाएँ और इस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी भी हो जाए, तो ये ज़िम्मेदारी निश्चित तौर पर प्रशासन को इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। उन्हें ये ज़िम्मेदारी लेनी ही होगी और देखना होगा कि कैसे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो सके। आज इस दुखद मुद्दे पर इतना ही कह के आपसे विदा लेता हूँ। थोड़ा थ्रोट सोर होने की वजह से फिर मैं ठीक होते ही आपके पास हाजिर होता हूँ और दूसरे मुद्दे अनेक हैं। हमेशा कोई न कोई मुद्दा हमारे देश में, इतना बड़ा देश है, इतनी विविधता है, इतने सवाल पैदा हो गए हैं, आर्थिक विषमता है कि मुद्दे तो आते ही रहेंगे और मैं हाजिर होता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।